हेलो स्टूडेंट्स, ये हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है कि फॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉल्ट्स क्या होते हैं। तो फॉल्ट क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि इस फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फोकस है। ठीक है, फोकस से क्या होता है, हमारे जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो निकलना शुरू होती है। ठीक है, सारी की सारी स्ट्रेन एनर्जी कहाँ पर इकट्ठी होती है, फोकस पे होती है। और फिर ये स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ना शुरू होती हैं। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ती रहती है, वैसे जैसे ही चट्टानों के पास पहुंचती है, तो जब इसकी स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेन एनर्जी की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, किससे, ये चट्टानें जो होती हैं, ठीक है, इनसे ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या हो जाती हैं, हमारे पास चट्टानें टूट जाती हैं या फिर इनमें क्या कर सकते हैं, सरक जाती हैं। यानी कि अपनी स्थिति से क्या हो जाती हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो जाती हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, फॉल्ट कहलाता है। ठीक है ना, ये देखो, ये दरार आ गई ना, ये देखो, ये दरार आ गई। इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, इसमें फॉल्ट आ गया। अभी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक डिप स्लिप फॉल्ट होता है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है। हमारे पास ये कितने हो गए बेटा, 2 टाइप के होते हैं। तो पहला देखिए, डिप स्लिप फॉल्ट में हम लोग देखते हैं। देखो, डिप स्लिप फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना चट्टानों का, यानी कि जो स्थिति चेंज हो रही है, उनकी जो विस्थापन हो रहा है वो दोनों साइड में होगा, हॉरिजॉन्टली भी होगा और वर्टिकली भी होगा। तो देखो पढ़ लेते हैं। वृत्त तल के दोनों ओर स्थित चट्टानों में सर्कन स्लिप की दिशा जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों होती है, तो उस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, डिप स्लिप फॉल्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा डिप स्लिप फॉल्ट होता है। अभी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, नॉर्मल और रिवर्स फॉल्ट। तो देखो नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि जो नॉर्मल फॉल्ट में देखो, अब सबसे पहली बात है कि डिप स्लिप फॉल्ट के अंदर क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों तरफ होगा। ठीक है, क्षैतिज भी होगा और ऊर्ध्वाधर भी होगा, या हॉरिजॉन्टली भी होगा, वर्टिकली भी होगा। तो नॉर्मल फॉल्ट के अंदर जो हमारे पास चट्टानें सरकती हैं, तो चट्टानें वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। जबकि रिवर्स फॉल्ट के अंदर जो होगा, वो दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे की दिशा में मूव करती हैं। ठीक है, उसके बाद अपना सेकंड टाइप आता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इस फॉल्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो चट्टान है उसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है और वो क्षैतिज डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, ये देखो, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ये डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब उसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। जो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिस्मिक टर्मिनोलॉजी का। तो देख लीजिए, पहली टर्म है सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी क्या होता है, मतलब इसमें जितने भी अर्थक्वेक्स आ रहे होते हैं, तो जो भी अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करनी होती है वो हम सिस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि भाई जो भूकंप आया वो तीव्र था, या फिर क्या कहते हैं, हल्का भूकंप था, या उस कितने स्केल का भूकंप था, वो सारा का सारा किस में आता है, सिस्मोलॉजी के अंदर आता है। अब हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम को बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। सपोज करिए ये अपना अर्थ सरफेस है, ठीक है, कर्व अर्थ सरफेस है। ये क्या, फोकस है, जहाँ पर सारी की सारी स्ट्रेन एनर्जी रहती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा ये जहाँ पर सारी की सारी एनर्जी, इसको फोकस भी बोलते हैं। ठीक है, तो भूपटल के जिस बिंदु पर तरंगे पैदा होती हैं, जिस बिंदु पर विकृति ऊर्जा इकट्ठी रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है उपकेंद्र। तो बेटा उपकेंद्र क्या होता है हमारे पास, उत्केंद्र क्या होता है, देखो उद्गम केंद्र, जो हमारा उद्गम केंद्र यानी कि जो हमारे पास क्या है, फोकस के ठीक, देखो फोकस के ठीक ऊपर वाले डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, ईपी सेंटर होता है। और ये वाली डिस्टेंस जो होती है मिनिमम डिस्टेंस होती है हमारे पास। उसके बाद देखो फोकल डिस्टेंस क्या कहलाती है, देखो तो ईपी सेंटर से लेके हमारे फोकस की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद देखो ईपी सेंट्रल डिस्टेंस, देखो जहाँ पर हमारा क्या होता है, यंत्र रखा होता है, जहाँ पर हमारे पास भूकंपीय केंद्र होता है, और वहाँ से एपी सेंटर की दूरी क्या कहलाती है, उत्केंद्र दूरी कहलाती है। ओके, उसके बाद आती है हमारे पास समभूकंपीय रेखाएं। देखो ये समभूकंपीय रेखाएं क्या होती हैं, मान लीजिए आप, ये फोकस है, मान लीजिए ये क्या है, फोकस है। तो यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी निकलना शुरू होती है, यहाँ से क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी निकलना शुरू होती है। तो मान लो ये जो स्ट्रेन एनर्जी पहुँची यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्ट्रेन एनर्जी पहुँची, तो सपोज़ करो इस टाइम 10 इसकी इंटेंसिटी थी, 10 थी या फिर 7 या 8, कुछ भी इंटेंसिटी मान लो। फिर जब यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर भी इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, 8 थी। फिर यहाँ पर भी पहुँची, इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, 8 थी। यहाँ पर भी 8 थी, यहाँ पर भी 8 थी, यानी कि हर पॉइंट पर क्या हो रही है, इसकी इंटेंसिटी 8 हो रही है। तो जब उन सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, तो जो रेखा मिलती है वो रेखा क्या कहलाती है हमारे पास, समभूकंपीय रेखा, क्योंकि जिनका मैग्नीट्यूड है
वो क्या है, मैग्नीट्यूड सबका सेम है। तो देखो भूकंप की समान प्रबलता, यानी कि सबकी प्रबलता क्या हो रही है, समान हो रही है, सबकी 8 8 9 9 10 10 जो भी है वो हो रही है, कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समभूकंपीय रेखा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भूकंपीय तरंगे। ठीक है, भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं। तो देखो फोकस होता है, फोकस पर हमारी स्ट्रेन एनर्जी, सारी की सारी स्ट्रेन एनर्जी कहाँ पर होती है, फोकस पे होती है। तो जो हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी होती है, तो वो जब आगे की तरफ मूव करती है तो किसके फॉर्म में मूव करती है, वो वेव के फॉर्म में मूव करती है। ठीक है, सिस्मिक वेव के फॉर्म में क्या करती है, वो आगे की तरफ भूपटल पर जाती है, यानी कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है। तो जहाँ से हमारे फोकस से स्ट्रेन एनर्जी निकलती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है तो स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है बेटा, कम होने लगती है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है देखो, जब भूकंप आते हैं तो फोकस से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में भूपटल के भीतरी भाग से होती हुई चारों ओर फैलती हैं। ठीक है, चारों ओर फैलती हैं, दूरी बढ़ने के साथ साथ ये क्या होती रहती हैं, कम होती रहती हैं। अब ये कितनी टाइप की होती हैं सिस्मिक वेव, दो टाइप्स में कैटेगराइज होती हैं। एक होती है आंतरिक और एक होती है सतही तरंगे, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बेटा बॉडी वेव में दो टाइप आते हैं हमारे पास, एक सरफेस वेव आते हैं, सॉरी प्राइमरी वेव होती है, और एक क्या होती है हमारी सेकेंडरी वेव। ये प्राइमरी वेव हो गई हमारी, और ये क्या हो गई हमारी सेकेंडरी वेव हो गई। ये प्राइमरी वेव हो गई और ये क्या हो गई सेकेंडरी वेव। सतही तरंगे कौन सी होती हैं, लव तरंगे और रेले तरंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी वेव। तो इस डायग्राम से समझते हैं। देखो ये हमारा फोकस था, ये हमारा क्या था, फोकस था। ये देखो ये कोर है, ये मेंटल है, क्रस्ट ऊपर वाला सरफेस हो गया हमारे पास। तो यहाँ से क्या हुई, हमारे वेव्स निकली। तो जो वेव सबसे पहले अर्थ क्रस्ट पर पहुँच रही है, देखो ये वाला हमारे पास अर्थ क्रस्ट हो गया हमारा। तो जो वेव सबसे पहले, देखो ये वाली वेव जो है सबसे पहले पहुँच रही है, पी वेव्स इन्हें बोलते हैं। तो यही हमारी प्राइमरी वेव्स होती हैं। ठीक है, ये सबसे पहले क्या होती हैं, अर्थ सरफेस पर पहुँचती हैं। क्यों, क्योंकि जो इनकी स्पीड होती है वो कितनी होती है, 4 से लेके 13 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, कंपैरिजन सेकेंडरी वेव्स के अंदर। लेकिन जो ये हमारी जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ये कम विनाशकारी होती हैं और एस वेव के कंपैरिजन में, है ना। तो देखो हम लोग पढ़ते हैं, ये तरंगे भूपटल के भीतरी भाग से होकर गमन करती हैं। देखो बॉडी वेव का मतलब है कि जो भी तरंगे निकलेंगी वो कहाँ से निकलेंगी, नीचे भाग से होती हुई निकलेंगी। और जो हमारे पास सतही तरंगे होंगी वो कहाँ से निकलेंगी, हमारे सरफेस से होती हुई निकलेंगी। तो देखो ये तरंगे भूपटल के भीतरी भाग से होकर गमन करती हैं। ये तरंगे दो प्रकार की होती हैं, पी वेव और एस वेव। ठीक है, तो पहले हम लोग प्राथमिक वेव देखते हैं, पी वेव देखते हैं। देखो इन तरंगों का वेव 4 से 13 किलोमीटर सबसे अधिक होती हैं। यह तरंगे भूपटल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, सही है, सबसे पहले पहुंचती हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक कहते हैं, और ये कम विनाशकारी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द्वितीय तरंगे, सेकेंडरी तरंगे क्या होती हैं। देखो इन तरंगों का वेग कितना होता है, 3 से 7 किलोमीटर होता है। इनका कितना होता है, 3 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि प्राथमिक का कितना होता है, 4 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, जिससे यह भूपटल पर तरंगों के बाद पहुंचती हैं, मतलब पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, और क्या कहते हैं, इन ये कम विनाशकारी होती हैं। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं इस फॉर्म में मूव करती हैं, ये देखिए इस फॉर्म में मूव करती हैं। जो हमारे पास प्राइमरी वेव्स होती हैं वो इस तरीके से मूव करती हैं, इस तरीके से मूव करती हैं हमारी। ठीक है, इनका जो एम्पलीट्यूड होता है, इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, कम होता है, आयाम इनका कम होता है सेकेंडरी वेव से। उसके बाद देखते हैं सतही तरंगे। देखो सतही तरंगे पिंडीय तरंगे एवं भूपटल के सतहों के बीच आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। जो भी हमारे पास इंटरनल वर्क हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होती हैं, ये सरफेस पर हमारे क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, इनकी फैलती हैं। ठीक है, देखो सतही तरंगे पिंडीय तरंगे एवं भूपटल के सतहों के बीच आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। तो ये क्या होती है, जो भी आंतरिक क्रिया हो रही होती है इंटरनल, उसके क्या कहते हैं, ये उसके कारण क्या होता है, ये प्रोड्यूस होती हैं या फिर गमन करती हैं। ठीक।